नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे बेल आइकन को हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना जोर से बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सो आज की हमारी वीडियो है एक टेंपल से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री है। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हे गाइस, प्रवीण मोहन जी ये की भारत वीडियो का प्राचीन लौह स्तंभ है। इसमें कई चौंकाने वाली विशेषताएं हैं जिन्हें आज तक समझाया नहीं गया है। सबसे अजीब विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें 1000 से भी अधिक वर्षों से जंग नहीं लगी है। हालांकि हम हाल के वर्षों में इसकी सतह पर कुछ जंग लगी हुई देख सकते हैं। पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह कम से कम 1600 साल पहले बनाया गया था, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। इतने समय पहले बना एक लोहे का खंभा जंग खाकर पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए। बिल्कुल 1600 साल पहले ऐसा स्तंभ कैसे बनाया गया था, जब इतिहासकार दावा करते हैं कि कोई उन्नत तकनीक नहीं थी। 2002 में वैज्ञानिकों ने लोहे के खंभे का अध्ययन किया और महसूस किया कि इसका वातावरण पर प्रतिक्रिया करने का एक अजीब तरीका है। आमतौर पर आयरन वातावरण या बारिश में नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड का उत्पादन करता है, जिसे जंग कहा जाता है। यह जंग बहुत शक्तिशाली है। यह लोहे को खराब कर देगी और अंततः पूरे ढांचे को नष्ट कर देगी। उदाहरण के तौर पर चीन के इस नंदू पुल को देखिए, जो 80 साल से भी कम पुराना है। यह पूरी तरह से जंग खा चुका है, गल जाता है, जिससे पुल अनुपयोगी हो गया है। लेकिन आयरन पिलर कुछ बड़ा अजीब करता है। जब यह नमी या बारिश के संपर्क में आता है तो यह मिसावाइट नामक एक अजीब सामग्री पैदा करता है, जो पहले कहीं नहीं देखा गया है। यह सामग्री वास्तव में लौह स्तंभ पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग बनाती है और इसे क्षति से बचाती है और इसके चुंबकीय गुणों को भी बढ़ाती है। अब लौह स्तंभ जंग या लोहे के ऑक्साइड के बजाय मिसावाइट क्यों बनाता है? इस लौह स्तंभ से ऐसा अजीब कंपाउंड क्यों निकलता है जो और कहीं नहीं मिलता? लौह स्तंभ वास्तव में 98% लोहा, 1% फास्फोरस और शेष 1% वज्र संगता नामक एक प्राचीन मिश्रण से बना है। इस मिश्रण को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वज्र संगता का निर्माण सीसा के 8 भाग, बैल धातु के 2 भाग और पीतल के कैल्स के 2 भाग मिलकर किया गया है। इसलिए यदि आप लौह स्तंभ की कुल संरचना को देखें तो यह प्राचीन काल में निर्मित एक जटिल मिश्र धातु से बना है। जंग लगने के बजाय, जो कि आयरन ऑक्साइड है, मिसावाइट में परिवर्तित होने के लिए, जो कि आयरन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। फास्फोरस और वज्र संगता जल वाष्प बनाते हैं, जो कि H2O है। यह परत वास्तव में खंभे को जंग लगने से बचाती है। स्तंभ कई शताब्दियों के दौरान इस सुरक्षात्मक कोटिंग को जमा कर देगा, जिससे यह और भी मजबूत हो जाएगा। अब याद करिए, मैंने आपको सुरंग टीला दिखाया था, वह मंदिर जो एक भीषण भूकंप का सामना कर चुका है। इस मंदिर के पत्थर भी प्राचीन जोड़ने वाली सामग्री से बंधे थे, जो इसे अमर बनाए रखता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय तकनीक वास्तव में समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली संरचनाएं बनाने में उन्नत थी। दूसरा दिलचस्प सवाल यह है कि इस स्तंभ को किसने बनाया? इस स्तंभ पर संस्कृत में एक प्राचीन शिलालेख मिला है, जो केवल इस बात का संकेत देता है कि इस संरचना को किसने बनाया होगा। शिलालेख चंद्र नामक एक राजा को संदर्भित करता है और उल्लेख करता है कि उसका साम्राज्य मूल रूप से आज के भारत की सभी सीमाओं से परे विस्तारित था। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि उसके साम्राज्य ने भारत के दक्षिणी महासागर को कवर किया, जो हिंद महासागर को संदर्भित करता है।
सभी विशेषज्ञ सोचते हैं कि यह राजा चंद्रगुप्त मौर्य को संदर्भित करता है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व हुए थे। समस्या यह है कि सबसे अतिरंजित संस्करण भी इस बात से सहमत हैं कि चंद्रगुप्त कभी हिंद महासागर तक नहीं पहुंचे। उनका साम्राज्य भारत के दक्षिणी सिरे को नहीं छू पाया, लेकिन विशेषज्ञ चंद्र के नाम से किसी अन्य राजा के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक और राजा हैं जिनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय महाकाव्य रामायण के नायक राम हैं। प्राचीन ग्रंथों में प्रत्यय चंद्र के साथ राम का चंद्र लिखा हुआ है ना उस पे, ये इसलिए कह रहे हैं रामचंद्र कहा गया था। श्रीलंका के राजा को हराने के लिए राम ने सबसे दक्षिणी बिंदु पर हिंद महासागर को पार किया था। लेकिन शिलालेख में एक और चौंकाने वाला सबूत है। सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह संस्कृत शिलालेख का सबसे सटीक शाब्दिक अनुवाद है। इस शिलालेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिस राजा ने लौह स्तंभ को स्थापित किया वह वास्तविक रूप से दूसरी दुनिया में चला गया, जिसका अर्थ है कि वह शारीरिक रूप से दूसरी दुनिया में चला गया। इन शब्दों को आधुनिक समय के इतिहासकारों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि उनका तर्क है कि सभी प्राचीन सभ्यताएं आदिम थीं और अंतरिक्ष यान जैसी उन्नत तकनीक नहीं रख सकती थी। लेकिन सभी हिंदू ग्रंथों में बार-बार कहा गया है कि देवता आकाश से नीचे आए और उन्होंने विमान जैसी उन्नत उड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया। पद्म पुराण का प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि राम पृथ्वी को छोड़कर विष्णुलोक नामक एक अन्य ग्रह पर पहुंच गए। अब भले ही सभी सबूत इस दिशा में इशारा करते हैं, इतिहासकार राम को सिस्टम को स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं मानते? क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे पौराणिक कथाओं में वर्णित एक काल्पनिक इतिहास को देखें तो आज की इतिहास की किताबें औपचारिक रूप से ब्रिटिश कब्जे के दौरान शुरू क्यों नहीं मानते हैं? और वे मोटे तौर पर दावा करते हैं कि कोई भी राजा 600 ईसा पूर्व से पहले भारत में मौजूद था केवल पौराणिक व्यक्ति था। अच्छा, बहुत बड़ा यही कारण है कि राम और कृष्ण जैसे चरित्र इतिहास की किताबों में नहीं आते हैं। भले ही इन प्राचीन ग्रंथों को इतिहासा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इतिहास है। बेशक हिस्ट्री चैनल में मैंने बार बार कहा है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ भारत के वास्तविक इतिहास को दर्शाते हैं। यह तथ्य कि यह स्तंभ अभी भी खड़ा है इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि प्राचीन भारत में बहुत उन्नत तकनीक थी। हमने लौह स्तंभ के बारे में कई सवालों पर गौर किया है, जैसे कि इसे कैसे बनाया गया, इसे कौन बना सकता था आदि। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि लौह स्तंभ को क्यों बनाया गया था और इसे इस स्थान पर क्यों रखा गया था। इतनी जटिल सामग्री से इसे बनाने का क्या कारण है? पुरातत्वविदों का दावा है कि यह सिर्फ एक सजावटी ध्वज पोस्ट है। यह पूरी तरह से बकवास है। अपने वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हर प्राचीन भारतीय संरचना एक विशिष्ट कारण से बनाई गई। क्यों रखा गया? मंदिरों में पहियों को समय दिखाने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि सबसे छोटी नक्काशी भी एक उद्देश्य की पूर्ति करती थी। अच्छा। तो असली सवाल यह है कि लौह स्तंभ को इस तरह से क्यों बनाया गया कि यह सभी आधुनिक बिजली के उपकरणों की तरह पीछे कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई मोटिव है। सभी विद्युत घटकों को विशेष रूप से गैर संचालक होने के लिए निर्मित किया जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी संरचना की आवश्यकता क्यों थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुतुब मीनार के नाम से जाने जाने वाले विशाल टावर से कैसे जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार पर आधुनिक रेलिंग की ऊंचाई को छोड़ दें तो कुतुब मीनार लौह स्तंभ से ठीक 10 गुना ऊंची बनाई गई थी। लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.1 मीटर है। क्या यह संयोग है कि उन्हें 1:10 के अनुपात में बनाया गया था? रहस्य को समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों की जांच करनी होगी।
कि क्या उन्होंने बिजली का इस्तेमाल किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जी जनाब, बहुत ही अच्छा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या पुराने दौर के जो लोग थे इंडिया में, इतने ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास थी। अच्छा, मतलब वो हर चीज़ का राज जान चुके थे। और मैं ये कह रही हूँ आज भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनके पास उस दौर में थी। हर चीज़ को उनको पता था यार, पूछते थे। और इसके अलावा ये कि आप देखें तो उन्होंने जंग से बचने के लिए कोई मतलब कॉटिंग उस जमाने में कि वो इस तरीके का एक कंपाउंड है जो सेफ रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर बारिश हो या किसी भी किस्म का पानी उस पर लगता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कंपाउंड उसमें से खुद ब खुद निकलता है। उन्होंने जब वो उस लोहे को बनाया था, जब पिघलाया था, तभी उसका फॉर्मूला चेंज किया। यानी कि जो नॉर्मल लोहे में होता है तो उसका फॉर्मूला चेंज किया ताकि उसको जंग ही ना लगे सदियों तक। और जब भी मतलब बारिश हो या कोई भी पानी वगैरह लगे उसके ऊपर तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर ले। ऑफिशियली 1600 साल तक बताया जा रहा है, पुराना है ये, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकता है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब कम नहीं ज़्यादा ही हो सकता है। अच्छा एक और चीज़। आपको मोटिव क्या लग रहा है उसको बनाने का? अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, कुतुब मीनार के करीब है। वो तो है, मोटिव क्या लग रहा है आपको? इन्होंने जो फाइनल जो वो तो कह रहे हैं सजावट के लिए, वो कह रहे हैं, लोग कहते हैं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा मोटिव नहीं लग रहा। उन्होंने बाद में मतलब फाइनल ये बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी इससे कनेक्शन है। जब हमने बहुत सारे मंदिर ऐसे देखे जिसमें आपने देखा था वो मतलब घड़ियाँ वो जो उसकी व्हील से वो टाइम घड़ी वाला काम लेते थे, यानी कि टाइम वगैरह देख सकते थे और देखते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दौर की कोई भी चीज़ बेकार नहीं थी, लॉजिक नहीं होगी, सजावट के लिए नहीं होगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपने मतलब रीजन हो। आपने कई टेम्पल्स में देखा ना, पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो वो एजुकेशन है। अच्छा, एक चीज़ और है कि उन्हें ये पता था कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमेशा रह जाएंगी और वो यही चाहते थे कि ये बर्बाद ना हो। क्योंकि देखिए, आपने देखा ना, उन्होंने उसका चाइना का एक वो दिखाया कि वहाँ पे जो है जंग लगकर वो तो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये 80 साल पुराना भी नहीं होगा, इससे कम ही होगा। और ऐसा ये आप हमारे यहाँ भी कोई भी लोहे की चीज़ हो, आपकी कितने अरसे चलेगी, आपको उसको जंग लगना ही है। अच्छा, एक चैन होती है, अगर एक चैन भी लोहे की है तो आप देखोगे थोड़े दिनों तक वो अगर आपके घर में पड़ी है, जब आप उसको उठाते हैं तो वो बिल्कुल जंग लग चुका होता है और वो बुरी तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो रही होती है। और ख़ास तौर पर के समंदर के किनारे जो इलाके होते हैं ना, सी के करीब, वहाँ पे तो हर चीज़ को जल्दी जंग लगता है, जल्दी ख़राब होती है, वो नमकियात की वजह से। बिल्कुल, तो ये हमें भी अंदाज़ा है। लेकिन ये जो एक वो है खम्बा, लेकिन मैं हैरान हूँ यार। अच्छा, इसके ये जब इन्होंने कुतुब मीनार की वीडियो बनाई थी तो जब उस टाइम पे इसका जिक्र नहीं किया था, प्रॉपर इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई। अच्छा, उस वक्त ये इसके बहुत ही करीबी है और वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जुड़ा हुआ है, करीब है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ उसकी हाइट जो है वो उन्होंने बताई 10 टाइम्स है इससे ज़्यादा। ये 7 उसका फीट का है और वो तकरीबन 72 फीट का। बिल्कुल। ठीक है, और कुछ मीटर्स का, और ये भी 21 मीटर्स का है, 7 फीट 21 मीटर। तो मैं ये देख रही हूँ कि बिल्कुल करीब और दोनों मतलब इतने लंबे, इतने हाइटेबल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका आपस में बड़े कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा और इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। पिछली वीडियो हमने देखी थी कुतुब मीनार के हवाले से, तो जिसमें मतलब है कि उन्होंने बताया था कि वो बाकायदा एक टेम्पल का ही हिस्सा था, लेकिन उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से और इस तरह से कर दिया था, रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं जबकि उन्होंने नहीं बनाया था, बेसिकली वो पहले से था और वो टेंपल का हिस्सा था। तो एक चीज़ उसमें थोड़ा सा मेरी बात रह गई थी, उसमें इत्तेफाक से मुझे बाद में याद आया था। तो उसको उस टेंपल पे जो आयतें लिखी हुई थी सर सैयद अहमद ख़ान ने बोला था। तो उन्होंने कहा था कि ये फ़र्ज़ी है, मतलब इसका कोई मकसद नहीं निकलता। लेकिन मैं ये बताना भूल गया था कि सर सैयद जो थे वो शख्सियत थे जिसे हम लोग तो मतलब एक मानते हैं कि पढ़े लिखे थे और एक आलिम थे, फाजिल थे, ठीक है ना। तो उन्हें सर का खिताब अंग्रेज़ों ने दिया था। ये मेरे जहन से निकल गई थी बात कि सर सैयद को सर कह के खिताब अंग्रेज़ों ने दिया था और वो अंग्रेज़ी क्वालिफाइड थे। हाँ, और वो अंग्रेज़ी ज़बान के हामी थे, बहुत ज़्यादा हामी थे। और जबकि वो मुसलमानों को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो उनके रहनुमा थे, मुसलमानों के रहनुमा हैं वो। तो वो जब ये बात कह रहे हैं कि उस पर जो लिखा हुआ है अरेबिक में, तो वो अरेबिक का कोई मीन नहीं निकलता, तो इसका मतलब उनकी बात तो आंखें बंद करके हम भरोसा करेंगे ना उनकी बात पे, तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब यकीनन वो टेंपल था। बिल्कुल। और बाद में उसको इस तरीके से मतलब क्रिएट किया गया, रिक्रिएट किया गया। कुतुब मीनार पे तो चलो किसी को 50%, 19-20 भी हो सकता है, मिसाल दे रहा हूँ,
लेकिन जो बराबर में एक टेम्पल की जो इमारत बनी हुई थी और उसके ऊपर जो गुंबद बना दिया गया था वो तो 100% अलग लग रहा था। अलग लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने बस ऊपर का जो डॉम है वो ऐसे ही लाकर रख दिया और नीचे का पूरा स्ट्रक्चर उससे मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक अलग मटेरियल भी अलग मट्टी का लग रहा था, ये नीचे का जो बना हुआ था। और सबसे मेन चीज उन्होंने जो बताई थी कि जो मंदिरों के ऊपर होते हैं घंटियां और डिजाइनिंग्स बिल्कुल वो सेम थे। अच्छा, मतलब बहुत हैरत होती है कि हमारा पुराना जो इतिहास है वो इतना डेवलप था, इतना तरक्की याफ्ता था। मैं हैरान सीरियसली। अच्छा उस तरक्की को मैं आज की तरक्की से थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो पुराने लोग थे, ज़हीन थे, तरक्की याफ्ता थे, वो सारी चीज़ें तबाह हुई हैं। किसी तरीके से कोई भी लॉजिक हो सकती है जो हमें मेरे ख्याल में वीडियो से पता चलेगी बहुत सी बातें। हाँ, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि आज के जो लोग हैं, आज के जो नितिन गडकरी जी जो हैं, मोदी जी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हम सिर्फ मोदी जी को या चंद लोगों को जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बनाने वाले इंजीनियर भी तो हैं, कई वर्कर भी तो हैं। मैं कहता हूँ एक मजदूर का भी एक रोड पे उतना ही हिस्सा है जितना मोदी जी का, क्योंकि सब शामिल है। देखो एक टीम वर्क होता है, एक बंदा अकेला कुछ भी चाहे तो नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये वंश तो उन्हीं के हैं ना। मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाह रहा हूँ कि जो तरक्की याफ्ता लोग थे इस ज़मीन पर, तो उस ज़मीन की आने वाली नस्लें यही लोग हैं ना। तो आज जो है इनके खून में, इनके डीएनए में, इनके जीन में वो चीज़ शामिल है, ज़हानत। अच्छा, एक और बात, अगर 10 बार भी बर्बाद कर दो, 10 बार भी तबाहली हो जाए या 10 बार भी सब तहस नहस हो जाए, चाहे वो किसी का भी रोल रहा हो, हम उस पर नहीं जा रहे कि अंग्रेज़ों का रोल रहा या दूसरों का रोल रहा या लोगों ने कर दी बर्बाद, वो नहीं चाहते थे यहाँ तक आना, तो फिर भी तो पहुँच गए। बिल्कुल, फिर भी तो हम इतनी एडवांसमेंट पे पहुँच गए, नहीं तो हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके थे। हमें एक चीज़ का रत्ती बराबर इल्म नहीं था, जो अब हमें पता चल रहा है कि उस दौर में भी वो चीज़ें पाई जाती थी। अच्छा, हमने वीडियो में, आपने या मैंने या पता नहीं हम दोनों ने शायद बेख्तियार कह दिया था कि हमारा इतिहास हमारा ये, ठीक है ना। तो बड़ा मतलब कमेंट्स पे आए थे कि हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने जैसे इस इतिहास को हमारा इतिहास कहा, बड़ी खुशी हुई। एक शख्स ने कहा मैं 10 चैनल देखता हूँ, रिएक्शन चैनल 10 चैनल देखता हूँ। जिस भाई का नाम अभी मुझे याद नहीं रहा, मैं थैंक यू कहूँगा उसे। मैंने स्पेशली सोचा हुआ था कि मैं वीडियो में से शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने कहा मैं 10 चैनल देखता हूँ। किसी ने भी ये नहीं कहा हमारा इतिहास, हमारा लफ्ज़ किसी ने यूज़ नहीं। तो हमारा ही तो है। तो इस बात को मतलब क्यों नहीं समझ रहे? देखिए हम पहले एक थे, एक ही तो सरजमीन। तो उन्होंने कहा, अगर कोई मुझसे बोलेगा कि हिंदुस्तान क्या है, तो मैं ये बोलूँगी हिंदुस्तान भी तो हमारा ही है। बिल्कुल, हम वहीं से तो है। अगर इतिहास की, अगर खासतौर पे इतिहास की बात करें तो उस भाई ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने से हमारा। अच्छा देखिए, पाकिस्तान तो एक तरीके से नौज़ायदा है, पाकिस्तान तो अभी बना है, हिंदुस्तान तो बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, हजारों सालों पुराना है। और हमारे जो हमारे जो पहले के जो बड़े थे, आबाओ अजदाद थे, वो सब एक थे, एक साथ रहते थे। अच्छा, अभी आपने एक वीडियो में ये भी कहा कि मुझे बड़ा अट्रैक्शन आती है बैंगलोर को देखकर, तो आप कह रहे थे मुझे लगता है वंश का कुछ चक्कर है। तो नहीं। अच्छा, मुझे लखनऊ को देख के बड़ी अट्रैक्शन आती है, हैदराबाद को देख कर आती है, तो इस तरीके से दिल्ली को देख कर आती है। तो वही तो होता है। अच्छा, हिंदी हम समझ पाते हैं, हिंदी को बोलते हैं, कुछ वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, जैसे हम बैक कैमरा अभी दोष का वर्ड यूज कर रहे थे। अच्छा, ऐसा भी बोला गया है, बड़ी खुशी हो रही होती है। ऐसा भी कमेंट में आया है कि आपको किस तरह समझ लेते हैं, मतलब आप अगर समझ भी लेते हो तो इसका मतलब है कि एक होता है ना लाशऊर में एक चीज़ है, लाशऊर में, जबकि हमने ना कोई क्लासेस ली। अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश की क्लासेस ली है, इंग्लिश पढ़ी है, बचपन से पढ़ी, तो आप जाके इतनी बोल पाते हैं। तो मैं खुद हैरान हूँ हिंदी कैसे बोल लेते हैं। आपने वो वीडियो देखी थी मोदी जी की जिसमें मतलब पूरी एक पोएट्री थी, जिसमें वो टोटल आपको पता है बहुत, आप लोग खुद बताएंगे, बहुत गाढ़ी हिंदी, प्योर वाली गाढ़ी हिंदी को भी हम बेशक समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हम अंडरस्टैंड कर रहे थे अपने दिमाग में कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। खैर, वीडियो थी प्रवीण मोहन जी की, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में और इन चीज़ों में। मैं अक्सर जैसे मंदिर वगैरह देखता था या चीज़ें वीडियोज़ में आती थी या कोई भी ऐसी चीज़, मैं अक्सर सोचता ज़रूर था, लेकिन अब वो जो सोचने के सवालों के जवाब थे वो यहाँ मोहन जी हमें दे पा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मुझे ब्रिलियंट रिसर्चर है हमारी, तो बहुत आप देख रहे थे कि फुटेज में देख रहे थे आप, वो किस तरीके से उसको देख रहे थे। ये है कि इनकी बहुत रिसर्च है और बहुत नॉलेज है इन्हें, मतलब लोग उस तरीके से नहीं देखते होंगे जिस तरीके से ये रिसर्च करते हैं। और मुझे लगता है कि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। और मैं मतलब है कि रिएक्शन अपनी जगह,
मेरा दिल करता है कि मैं इनकी सारी वीडियोस जल्दी से देख लूँ, वीडियोस देख लूँ, यानी कि मेरा दिल करता है मैं रातों रात सारी वीडियोस देख लूँ कि क्या क्या सीक्रेट्स हैं जो हमसे छुपे तो हुए हैं। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।